Hello friends, welcome to Life Prep. In today's video for the chapter Respiration in Plant, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक पाथवे इस चैप्टर के टेल एंड पे आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक्चुअली ये एक ट्रिकी टॉपिक है जो बच्चों को समझ में नहीं आता, तो इसलिए हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है। सो एम्फीबॉलिक का वैसे तो सिंपल जो मीनिंग है वो मेटाबॉलिक है, जिसमें एनाबॉलिक नेचर भी हो और कैटाबॉलिक नेचर भी हो। ये जो वर्ड है, पहले मैं ये वर्ड बता देता हूँ एम्फीबॉलिक का मतलब क्या है। देखो, जब कोई बड़ी से कोई छोटी चीज बनती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो वी स्टार्ट विद ग्लूकोज, और ग्लूकोज ऑब्वियसली 6 कार्बन का है, और ये ब्रेक डाउन होकर के या ऑक्सीडाइज होकर कुछ भी होकर के अगर ये पायरुविक एसिड बन गया, जिसको हम लोग ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ठीक है। पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे जो कि 3 कार्बन का है, सो एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस प्रोसेस एज कैटाबॉलिज्म। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं होता, और भी चीजें हैं जो साइड बाय साइड होती रहती हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि छोटे से बड़ा बन जाए। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड एज वी नो इज अ 2 कार्बन कंपाउंड। देखो, इथेनोइक एसिड को ही एसिटिक एसिड बोलते हैं, और एसिटिक एसिड जो है कई सारे मिल करके मल्टीपल स्टेप में कोलेस्ट्रॉल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? दे कैन प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल, और अलग अलग चीजें बना सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है ये 27 कार्बन का कंपाउंड है। अब ये जो है इसमें देखो छोटे से बड़ा बना, तो जब छोटे से बड़ा बनता है, डोंट वरी अबाउट बैलेंसिंग कार्बन, लेकिन जब छोटे से बड़ा बनता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिज्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। एनसीईआरटी का और नीट का जो एग्जाम्पल रहा है वो कैटाबॉलिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल है ग्लाइकोलिसिस या फिर फर्मेंटेशन, जिसमें ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनता है। लेकिन एनाबॉलिज्म का भी एक एग्जाम्पल आप याद रखो, 2 कार्बन के कंपाउंड से 27 कार्बन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनाबॉलिज्म। तो जब छोटे से बड़ा बनता है, बड़े छोटा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म रिस्पेक्टिवली। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मॉलिक्यूल एक पाथवे में बड़े से छोटे भी बनते हैं और छोटे से बड़े भी बनते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो क्रेब साइकिल का। क्रेब साइकिल में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से सिट्रिक एसिड भी बन रहा है, मतलब 4 कार्बन वाले से 6 कार्बन का मॉलिक्यूल भी बन रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटरीन, मतलब 6 कार्बन से 5 कार्बन वाला भी बन रहा है। 4 से 6 वाला भी बढ़ जा रहा है, मतलब एनाबॉलिज्म भी हो रहा है। और 6 से 4 भी बन रहा है, 6 से 5 भी बन रहा है, मतलब कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है। जब बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा दोनों होता है तो पाथवे को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फीबॉलिक पाथवे। सो व्हाट डू यू बेसिकली मीन बाय एम्फीबॉलिक पाथवे? एम्फीबॉलिक पाथवे का मतलब है बोथ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक, बोथ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। और ये जो रेस्पिरेशन की जो पाथवे, स्पेशली स्पेशली क्रेब साइकिल, हम लोग के सिलेबस में क्रेब साइकिल ही का ऐसा नेचर है, लेकिन एज अ होल रेस्पिरेशन का जो नेचर है वो एम्फीबॉलिक है। जैसे कि ग्लाइकोलिसिस होता है, वैसे एक रिवर्स ग्लाइकोलिटिक पाथवे भी होती है। जिस तरह से पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है और उससे जो है कोएंजाइम बनता है, उसी तरह से कोएंजाइम में जुड़ के फैटी एसिड भी बना सकता है। आप ये बात समझो कि एम्फीबॉलिक पाथवे रेस्पिरेटरी पाथवे के लिए बहुत कॉमन सेटअप है। रेस्पिरेटरी पाथवे का जो नेचर होता है, रेस्पिरेटरी पाथवेज जो होती है, जैसे कि क्रेब साइकिल हो गया, जैसे कि और पाथवेज हो गई जो कुछ से अपने सिलेबस में नहीं है। रेस्पिरेटरी पाथवेज बाय नेचर आर एम्फीबॉलिक। जो स्टेटमेंट है वो ये होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी पाथवेज लाइक क्रेब साइकिल, लाइक बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, जो कि अपने सिलेबस में नहीं है। एनीवेज, रेस्पिरेटरी पाथवे बाय नेचर आर एम्फीबॉलिक, मतलब उनमें बड़े से छोटा भी बनता है और छोटे से बड़ा भी बनता है। अगर क्रेब साइकिल का एग्जांपल मैं दे दूं, जो ऑलरेडी दे चुका हूं, तो बड़े से छोटे का एग्जांपल क्या है? बड़े से छोटे का एग्जांपल है आइसोसिट्रिक एसिड 6 कार्बन, उससे बनेगा CO2 और अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड जो कि 5 कार्बन, 6 से 5 छोटा हो गया ना। सिमिलरली ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन, उसमें एसिटिल ग्रुप जुड़ेगा कोएंजाइम से,
एसिटिल कोएंजाइम में से और बना देगा सिट्रिक एसिड जो कि 6 कार्बन, तो 4 से 6 कार्बन बना, वंस अगेन एनाबॉलिक हो गया ना। सो क्रेब्स साइकिल स्पेशली जो अपने सिलेबस में है इज गुड एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिक एज वेल एज कैटाबॉलिक नेचर ऑफ रेस्पिरेटरी पाथवेज। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो एनर्जी जो है वो बॉडी में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से नहीं आती है। एनर्जी जो आती है उस पर प्रीफर्ड सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट है। सो याद रखो, प्रीफर्ड सबस्ट्रेट कौन है? प्रीफर्ड सबस्ट्रेट रेस्पिरेशन का प्रीफर्ड सबस्ट्रेट कौन है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, लेकिन याद रखो अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो उसके बाद नेक्स्ट प्रीफर्ड है फैट। अगर फैट भी जो है डिप्लीटेड है तो उसके बाद नेक्स्ट सबस्ट्रेट है प्रोटीन। हम लोग बात करेंगे ये सब चीजों के बारे में, लेकिन सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट समझते हैं। देखो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जनरली जो शुरुआत होती है, मान लो स्टार्च से शुरुआत हो रही, लेट अस से वी स्टार्ट विद कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड स्टार्च। ठीक है, या फिर मान लो सेलुलोज से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, सो ये जो स्टार्च है जो प्लांट का रिजर्व फूड है और जो सेलुलोज है, ये सब डाइजेस्ट होके क्या बनने जरूरी है? ग्लूकोज बनने जरूरी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट प्लांट में रिजर्व फूड क्या है? स्टार्च। तो प्लांट जो है उसको अमाइलेज एंजाइम से तोड़ देगा। जो हर्बीवोर होते हैं वो जब प्लांट को खाते हैं तो प्लांट के सेलुलोज को ग्लूकोज में डाइजेस्ट कर देते हैं बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम सेलुलेज। सो आप याद रखो कि सबसे पहले क्या होगा कि जो पॉलीसेकेराइड होगा, आई लेट अस, क्योंकि ये चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट है, रेस्पिरेशन इन हर्बीवोर तो नहीं है, सो हम लोग इसको स्टार्च से शुरू करते हैं तो अच्छा रहेगा। सो लेट अस से वी स्टार्ट विद स्टार्च। ठीक है, तो स्टार्च सबसे पहले कौन सा एंजाइम से ट्रीट होगा? अमाइलेज। और धीरे धीरे करके अल्टीमेटली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज। ठीक है, मान लो कि मान लो कि फ्रक्टोज भी बनता किसी प्रोसेस में, मान लो कि सुक्रोज होता उससे फ्रक्टोज बनता। सो अलग अलग स्टेप पे अल्टीमेटली वो आ करके किस पाथवे से मिलता? ग्लाइकोलिसिस से। याद है ग्लूकोज से क्या बनता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनता है? याद है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ये सब हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ लिया ग्लाइकोलिसिस में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बनता है? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। सो दिस इज अ गुड क्विक रिवीजन, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। सो चलो मान लो कि अगर शुरुआत किससे हो रही थी? कार्बोहाइड्रेट से हो रही थी। तो अपना जो रेस्पिरेशन का जो पाथवे कुछ ऐसा दिखता है। क्या होता है? ग्लूकोज बनेगा, ये सब बनेगा, ये ग्लाइकोलिसिस चल रहा है ना। सो जब शुरुआत कार्बोहाइड्रेट से होती है तो कौन सी पिक्चर चलती है? ग्लाइकोलिसिस की पिक्चर चलती है। ग्लाइकोलिसिस की पिक्चर चलती है। अलग अलग कार्बोहाइड्रेट अलग अलग लेवल पे एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कहीं सुक्रोज है, क्या है? सुक्रोज। अब जब सुक्रोज को एंजाइम तोड़ेगा इन्वर्टेज, तो एक ग्लूकोज बन जाएगा। सुक्रोज को एंजाइम कौन सा तोड़ता है? शुक्रेज। शुक्रेज एंजाइम का दूसरा नाम क्या है? इन्वर्टेज। सो जब सुक्रोज जब टूटेगा तो एक ग्लूकोज बनेगा और दूसरा फ्रक्टोज बनेगा। लेकिन ग्लूकोज और फ्रक्टोज अगर रेस्पायर करेंगे तो उनको ग्लाइकोलिसिस में आना होगा। वो अलग बात है कि ग्लूकोज फर्स्ट लेवल से आ जाएगा, फर्स्ट स्टेप से ही आ जाएगा, लेकिन फ्रक्टोज जो है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के फॉर्म में थर्ड स्टेप से आएगा। ठीक है, सो बेसिक सा आइडिया ये है कि अगर आप स्टार्च से शुरू कर रहे हो, मतलब पॉलीसेकेराइड से शुरू कर रहे हो, तो भी ग्लाइकोलिसिस आना ही आना है। अगर आप डाइसेकेराइड से शुरू कर रहे हो तो भी ग्लाइकोलिसिस आना ही आना है। अगर आप मोनोसेकेराइड से शुरू कर रहे हो तब तो ग्लाइकोलिसिस से ही है ना। ठीक है ना। सो अल्टीमेटली डिपेंड डज नॉट मैटर विच कार्बोहाइड्रेट यू स्टार्ट विथ डाइसेकेराइड, यू स्टार्ट विथ मोनोसेकेराइड और यू स्टार्ट विथ पॉलीसेकेराइड, अल्टीमेटली यू कन्वर्ज in glycolysis। तो glycolysis simply means breakdown of carbohydrate। glycolysis को why don't we simply call it glucolysis? क्योंकि सिर्फ ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं है, ग्लाइकोलिसिस हर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है। इफ यू वांट टू ब्रेक कार्बोहाइड्रेट यू somehow have to bring them into glycolytic pathway। ठीक है, सो इट इज नॉट ग्लूकोलिसिस। हाँ, ग्लाइकोलिसिस हम लोग ईएमपी मॉडल में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पढ़ते हैं, लेकिन वो एक्चुअली सारे कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन है, क्योंकि एट वन स्टेज और दी अदर स्टेज अदर कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो कन्वर्ज
इन ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, सो कोई बात नहीं, ये बात आई होप थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी। लेट मी जस्ट क्लीन इट अप, थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। लेट अस से अपने पास ग्लूकोज है, और ग्लूकोज से करते करते क्या बन गया है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ये बन गया। ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट किस में टूटता है, दो मॉलिक्यूल में टूटता है, याद है। पहला मॉलिक्यूल कौन सा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड आगे चल के क्या बनाता है, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। फिर ये जो पायरुविक एसिड है, इसका ये एसिटाइलेशन में जाता है, ठीक है, और पायरुविक एसिड से बनता है एसिटिल कोएंजाइम प्लस CO2, और फिर इससे होता है क्रेब साइकिल, एसिटिल कोएंजाइम से क्रेब साइकिल होता है, और ये जो बचे हुए जो एसिटिल ग्रुप के दो कार्बन है, ये भी CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। क्रेब साइकिल डीकार्बोक्सिलेशन होता है ना। नाउ सो व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड, लेट अस टेक वन एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज। तो पहले ग्लाइकोलिसिस होगा, फिर एसिटाइलेशन होगा, और फिर क्रेब साइकिल होगा, और ग्लूकोज के सारे कार्बन CO2 के फॉर्म में निकल जाएंगे, एसिटाइलेशन में निकलते हैं और क्रेब साइकिल में निकलते हैं, वी नो दैट। नाउ व्हाट अबाउट अदर सबस्ट्रेट्स, बाकी सबस्ट्रेट्स का क्या कंडीशन होती है। तो देखो, बाकी सबस्ट्रेट के साथ ये होता है, लेट अस से दूसरा सबस्ट्रेट है अपना फैट, सेकंड प्रीफर्ड सबस्ट्रेट इज फैट। फैट जो है ये बहुत एनर्जी डेंस मॉलिक्यूल होता है। एक्चुअली जब हम लोग बोलते हैं फैट, तो फैट और ऑयल, एवरीडे सेंस में फैट एंड ऑयल आर टू काइंड्स ऑफ लिपिड्स बेस्ड अपॉन देयर मेल्टिंग पॉइंट। अगर मेल्टिंग पॉइंट कम है तो वो ऑयल हो जाएगा, और अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो सॉलिड रहेगा, उसको हम लोग फैट बोलते हैं। सो ऑयल एंड फैट आर ऑल्सो बेस्ड अपॉन देयर मेल्टिंग पॉइंट, बट बॉडी फैट जो कि रेस्पिरेशन में यूज होता है वो कोई भी फैट नहीं होता है। ठीक है, जो बॉडी फैट होता है, जो रेस्पिरेशन में यूज होता है, वही जो एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है, ठीक है, वो बॉडी फैट एक्चुअली ट्राइग्लिसराइड होता है। देखो, फैट तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं वो भी फैट है, ठीक है, लेकिन यहां पे जो फैट की बात हो रही है, ये बात हो रही है प्रिसाइजली वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राइग्लिसराइड्स। तो आप क्या करो कि आप लिख लो कि फैट्स आर एक्चुअली ट्राइग्लिसराइड्स, और ये कौन से टिश्यू में स्टोर होता है, स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू। आपको मालूम है एडिपोज टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है, एडिपोज टिश्यू सबक्यूटेनियस लेयर्स में पाया जाता है, एडिपोज टिश्यू ऑर्गन्स के अराउंड पाया जाता है, लाइक लीवर के अराउंड पाया जाता है, इंटेस्टाइन में मीजेंट्रिक फैट पाया जाता है, और उसके साथ हार्ट के अराउंड पाया जाता है, पेरिकार्डियक फैट होता है। ठीक है, सो फैट जो है ये कौन से टिश्यू में पाया जाता है, ये एडिपोज टिश्यू में पाया जाता है। और फैट, व्हेन वी से फैट, बॉडी फैट का मतलब ट्राइग्लिसराइड। सो ट्राइग्लिसराइड्स जब ये यूज होते हैं तो इनको लाइपेज एंजाइम से पहले तो ब्रेक होना पड़ेगा, क्योंकि फैट्स कैन नॉट बी यूज्ड एज दे आर, मतलब ट्राइग्लिसराइड का डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। ट्राइग्लिसराइड पहले लाइपेज एंजाइम जब इस पे लगेगा तो इससे क्या बन जाएगा, फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। क्या बन जाएगा, फ्री फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। आई होप बायोमोलिक्यूल में पढ़ा हुआ ये थोड़ा सा याद आएगा। एक ग्लिसरॉल, एक फैटी एसिड को हम लोग बोलते हैं मोनोग्लिसराइड, उसमें एक फैटी एसिड होता है और एक ग्लिसरॉल होता है, दोनों के बीच में एस्टर लिंकेज होती है। टू फैटी एसिड्स एस्टरिफाइड टू वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। जब एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल में दो फैटी एसिड जुड़े होते हैं, डाइग्लिसराइड। मैक्सिमम कितने जुड़ सकते हैं, तीन फैटी एसिड। तो जब एक ग्लिसरॉल में तीन तीन फैटी एसिड जुड़े होते हैं, देन वी कॉल इट ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, सो फ्री फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, फ्री फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। जब फैट यूज होते हैं तो पहले लाइपेज एंजाइम उनको दोनों में ब्रेक कर देगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, फैटी एसिड का एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। क्या, फैटी एसिड का एक प्रोसेस होता है बीटा ऑक्सीडेशन, उससे फैटी एसिड किस में कन्वर्ट होता है, एसिटिल कोएंजाइम में। इसका मतलब फैटी एसिड जब ब्रेकडाउन होगा, सो उसमें ग्लाइकोलिसिस में एंटर नहीं करेगा,
एसिटाइलेशन में भी इंटर नहीं करेगा, डायरेक्ट वो क्रेब्स साइकिल में इंटर करेगा। इसका मतलब फैट्स एंटर इनटू रेस्पिरेटरी पाथवे इन द फॉर्म ऑफ एसिटिल कोएंजाइम एंड दे आल्सो कैरी आउट क्रेब्स साइकिल, क्योंकि एसिटिल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल करता है। इसका मतलब जब फैटी एसिड रेस्पायर होता है तो उस केस में ग्लाइकोलिसिस में नहीं, एसिटाइलेशन में नहीं, डायरेक्ट एंट्री किस में होती है? क्रेब्स साइकिल में होती है। इसका मतलब फैट्स आल्सो, free fatty acids also, they also undergo beta oxidation to produce acetyl coenzyme A and enter into respiration to produce ATP at the level of Krebs cycle। ठीक है। नाउ ये जो ग्लिसरॉल है इसका नेचर थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ग्लिसरॉल जो है वो एंटर होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के लेवल पे। ठीक है। तो ये जो ग्लिसरॉल है ये डीएचएपी के लेवल पे एंटर होता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के लेवल पे ग्लिसरॉल एंटर होता है, और ये क्या बनाता है? पीजीएल। और ये कहाँ चला जाता है? वंस अगेन ग्लाइकोलिसिस के लेटर रिएक्शन से होते होते कहाँ चला जाता है? एसिटाइलेशन में, और फिर इसका क्रेब्स साइकिल होता है। सो यहां से आप एक बार फिर से समझने की कोशिश करो। देखो फैट में दो चीजें निकलती हैं। पहली चीज क्या निकलती है? फैटी एसिड। दूसरी चीज क्या निकलती है? ग्लिसरॉल। दोनों का रेस्पिरेशन में एंट्री पॉइंट अलग है। फैटी एसिड कैसे एंटर होते हैं रेस्पिरेशन में? फैटी एसिड एंटर इनटू रेस्पिरेशन एट द लेवल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम, बट glycerol which is also produced by breakdown of fat is enters into respiration in glycolysis at the level of dihydroxyacetone phosphate। so glycerol DHAP के लेवल पे एंटर होता है। अगर आपको याद होगा तो DHAP से PGL बन जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फिफ्थ स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो ये ग्लाइकोलिसिस का फिफ्थ स्टेप है। सो आप ऐसा बोल सकते हो कि ग्लिसरॉल एंटर्स इनटू रेस्पिरेशन at the level of fifth step of glycolysis, whereas fatty acids enter into respiration at the level of Krebs cycle, क्योंकि एसिटिल कोएंजाइम का क्या होता है? डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल। अब आप बोलोगे एनसीईआरटी में ये कहा है, सो ऑब्वियसली यू हैव एन आर्गुमेंट। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं एनसीईआरटी में कहा है। देखो एनसीईआरटी में बना हुआ फैट, फैट का जब लाइपेज से ब्रेकडाउन होगा सो फैटी एसिड बनेगा और ग्लिसरॉल बनेगा। नोटिस करो फैटी एसिड डायरेक्टली कहां जाता है? एसिटिल कोएंजाइम, मतलब डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में जाता है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ये जो एरो है इसके ऊपर आप लिख लो, दिस एरो बेसिकली मींस बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। लेकिन ये तो फैटी एसिड हो गया ना, ये तो फैटी जो जो पार्ट नंबर 1 है वो हो गया ना। व्हाट अबाउट ग्लिसरॉल? ग्लिसरॉल एंटर इनटू रेस्पिरेशन एट द लेवल ऑफ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, DHAP। और याद रखना DHAP ग्लाइकोलिसिस का इंटरमीडिएट है। ठीक है। सो ये ग्लाइकोलिसिस में एंटर करेगा, फिफ्थ रिएक्शन में एंटर करेगा। ठीक है। और फिर ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड से लिंक रिएक्शन होगा, और लिंक रिएक्शन के बाद क्रेब्स साइकिल होगा। सो बेसिकली ग्लिसरॉल तीनों कर्व में इन्वॉल्व है, ग्लाइकोलिसिस में भी इन्वॉल्व है, एसिटाइलेशन में भी इन्वॉल्व है, और क्रेब्स साइकिल में भी इन्वॉल्व है। लेकिन फैटी एसिड पार्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व है। ठीक है। So when fatty acids are respired, they enter into respiratory pathway at the level of Krebs cycle. But when glycerol is respired, glycerol enters into respiratory pathway at the level of dihydroxyacetone phosphate। अब बात आ गई तीसरे वाले की। जो तीसरा वाला रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो है प्रोटीन। देखो प्रोटीन के साथ क्या होता है, प्रोटीन को एंजाइम तोड़ देगा, प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस ये सब एंजाइम के नाम सुने होंगे, पेप्सिन, रेनिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये सब एंजाइम के नाम सुने होंगे। सो दीज आर ऑल प्रोटीएज एंजाइम्स जो कि डाइजेशन करते हैं प्रोटीन का, दे हाइड्रोलाइज प्रोटीन। अल्टीमेटली होते 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 अमीनो एसिड बन जाता है। ठीक है। सो प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन, हाइड्रोलाइज इज द टेक्निकल वर्ड। प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स। अब अमीनो एसिड का जब अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप निकलता है तो इसको हम लोग बोलते हैं डीअमीनेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डीअमीनेशन। ठीक है। डीअमीनेशन मतलब अमीनो ग्रुप निकलता है, तो बेसिकली NH2 इज रिमूव्ड। ठीक है। सो जनरली वहां पे जहां पे अमीनो रहता है वहां पे ऑक्सीजन लग जाता है। तो अमीनो एसिड के डीअमीनेशन से क्या बनता है? कीटो एसिड। क्या बनता है?
कीटो एसिड। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आप कहीं लिख लो, एक अमीनो एसिड है, उसको हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा था, एलेनिन। ठीक है, क्या? एलेनिन। एलेनिन के डीअमीनेशन से बनता है कीटो एसिड, कौन सा? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड, ठीक है। एलेनिन 3 कार्बन का अमीनो एसिड है और पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कीटो एसिड है। बाय द वे, पायरुविक एसिड वही एसिड है जो ग्लाइकोलिसिस के एंड प्रोडक्ट में बनता है, ठीक है। सो कोई बात नहीं, आप समझो, ठीक है। जब प्रोटीन्स रेस्पिरेशन में यूज होते हैं, सो प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, उनको पहले क्या होना जरूरी है? हाइड्रोलाइज इनटू अमीनो एसिड्स। सो प्रोटीन से पहले अमीनो एसिड बनेगा और फिर वो अमीनो एसिड क्या करेगा? अपना अमीनो ग्रुप छोड़ देगा, तो क्या बन जाएगा? कीटो एसिड। अब इसको आप कीटो एसिड भी बोल सकते हो, इसको आप चाहो तो ऑर्गेनिक एसिड्स भी बोल सकते हो। ऑर्गेनिक एसिड्स अगर मैं बोलूं तो उसमें बहुत सारे आ जाएंगे, कीटो एसिड्स और भी बहुत सारे एसिड है। ऐसे सिट्रिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है, सिट्रिक एसिड भी रेस्पिरेशन में है, क्रेब्स साइकिल में। सिमिलरली ग्लूटामिक एसिड एक अमीनो एसिड है, उसके डीअमीनेशन से बनता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। सो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड भी एक ऑर्गेनिक एसिड है जो कि पाया जाता है क्रेब्स साइकिल में। सो बेसिकली व्हेन प्रोटीन्स, जब प्रोटीन से एटीपी बनना होता है, सो प्रोटीन को पहले ब्रेक डाउन होना होता है अमीनो एसिड में, दैट मस्ट बी फॉलोड बाय अ केमिकल रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड डीअमीनेशन। उससे अमीनो एसिड ऑर्गेनिक एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। और ये ऑर्गेनिक एसिड्स, इसका एक एग्जांपल ले लो। अब जो अमीनो जो जो एसिड बनेगा वो अपने लेवल पे जाएगा। फॉर एग्जांपल पायरुविक एसिड पायरुविक एसिड के लेवल पे जाएगा। अगर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना है तो वो क्रेब्स साइकिल में जाएगा। अगर समहाउ समहाउ दूसरा कोई एसिड बना है तो अपने लेवल पे जाएगा। लेकिन क्या होना जरूरी है? प्रोटीन्स का पहले hydrolysis into amino acids, and that must be followed by deamination of amino acids to produce various organic acids. अब ये जो ऑर्गेनिक एसिड है, पायरुविक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, जो भी है, दे मस्ट enter into respiration at their respective fate. पायरुविक एसिड एसिटाइलेशन में एंटर करेगा, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है तो क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा। सो प्रोटीन के अमीनो एसिड अलग अलग स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन में एंटर करते हैं। लेकिन आप देखो मेन सबस्ट्रेट कौन है? कार्बोहाइड्रेट। दैट इज फॉलोड बाय फैट एंड दैट अल्टीमेटली इज फॉलोड बाय प्रोटीन। अब प्रोसेस, अब ये सवाल, अच्छा सवाल है कि व्हाई प्रोटीन्स आर द लास्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट डिप्लीट हो गया, जब फैट डिप्लीट हो गया, तब प्रोटीन यूज होता है गुड अमाउंट में एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ऐसा क्यों है? ऐसा दो कारणों की वजह से है। पहली बात, पहला जो मेन कारण है वो ये है कि डीअमीनेशन से अमीनो ग्रुप निकलता है और जनरली डीअमीनेशन एक हार्मफुल प्रोसेस है। इससे नाइट्रोजनस वेस्ट जनरेट होते हैं, मतलब अमोनिया जनरेट होती है, यूरिया जनरेट होती है, यूरिक एसिड जनरेट होता है। सो यू कैन से कि प्रोटीन्स आर not used as respiratory substrate because deamination produces nitrogenous waste। ठीक है, तो जब प्रोटीन यूज होते हैं रेस्पिरेशन में, सो उससे नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो बढ़ता है। ठीक है, दूसरा रीजन जो है वो इवोल्यूशनरी रीजन है। वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट से जो एंजाइम है रेस्पिरेशन के, दे हैव इवॉल्वड अराउंड कार्बोहाइड्रेट। टू सम एक्सटेंट एंजाइम्स आर आल्सो हैव आल्सो इवॉल्वड अराउंड फैट। तो जो रिजर्व फूड है वो हम लोग के बॉडी में ग्लाइकोजन है और ट्राइग्लिसराइड है। प्रोटीन्स आर नॉट रिजर्व फूड इन आवर बॉडीज। सो इवोल्यूशन हैज गिवन अस रिजर्व फूड in the form of carbohydrate, for example glycogen, for example starch, and also in the form of fat in case of animals। तो एनिमल्स में जो फैट है वो लॉन्ग टर्म का रिजर्व फूड ही है ना। ठीक है, सो ये जो है इंटर रिलेशनशिप है डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज में जो शो की है। दिस पार्ट इज ग्लाइकोलिसिस, this part is acetylation, this part is Krebs cycle, this part is proteolysis, or you can say this part is breakdown of protein into amino acid। ये अमीनो एसिड का डीअमीनेशन है, इससे देखो क्या बना? कीटो एसिड बना। सो आप यहाँ दो चीज जरूर लिख लेना, एनसीईआरटी ने नाम नहीं दिखाया है लेकिन समझाया है। ठीक है, सो प्रोटीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप लिख लो, यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोटियोलिसिस हो रहा है।
यहां पे क्या हो रहा है, प्रोटियोलिसिस हो रहा है, और यहां पे क्या हो रहा है, डी अमीनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डी अमीनेशन। यहां पे क्या हो रहा है, बीटा ऑक्सीडेशन। किस चीज का बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। यहां पे क्या हो रहा है, ग्लिसरॉल एंटर्स इनटू डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट, कन्वर्ट्स इनटू, और यहां पे क्या हो रहा है, फैटी एसिड कन्वर्ट्स इनटू एसिटिल कोएंजाइम में ड्यूरिंग बीटा ऑक्सीडेशन। एक और बात है, यहां पे आप एंजाइम जरूर से लिख लेना, लाइपेज, ठीक है। यहां पे आप एग्जांपल लिख लेना, अमाइलेज, और यहां पे एंजाइम आप लिख लेना प्रोटियोलिसिस का, प्रोटीएज। प्रोटियोलिसिस का एंजाइम कौन सा है, प्रोटीएज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अगर बड़े मॉलिक्यूल हैं, अगर ट्राइग्लिसराइड है तो उसका क्या होगा, लिपोलिसिस। अगर कार्बोहाइड्रेट है तो पहले वो कार्बोहाइड्रेजेस, या फिर यहाँ पे एक और नाम लिख सकते हो आप, कार्बोहाइड्रेजेस। पहले स्टार्च का अमाइलेज, सेलुलोज का सेलुलेज, ये सब एंजाइम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। और प्रोटीन है तो ऑब्वियसली प्रोटीएज। दैट्स इट। तो आज का ही जो लेक्चर है ये एम्फीबॉलिक पाथवे के ऊपर था। एंड करने से पहले मैं जरा सा एम्फीबॉलिक पाथवे वाला पैराग्राफ भी रीड कर दूंगा, तो कोई कसर नहीं रह जाएगी। तो देखो, ग्लाइकोलिसिस इंपॉर्टेंट है, इसलिए ग्लूकोज इज फेवर्ड सबस्ट्रेट, ग्लूकोज इज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट, सो ग्लूकोज फेवर्ड सबस्ट्रेट है। ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर यूजुअली फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। जैसे मान लो अगर गैलेक्टोज है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, एपिमेराइज हो जाएगा, उसके बाद यूज होगा रेस्पिरेशन में, ठीक है, बिफोर दे आर यूज। अदर सबस्ट्रेट कैन ऑल्सो बी रेस्पायर्ड एंड हैज बीन मेंशन्ड अर्लियर। दूसरे सबस्ट्रेट भी होते हैं। फैट, अगर उसका रेस्पिरेशन होना है तो पहले फैट को टूटना पड़ेगा, किसमें, ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में। बाय द वे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को जब मिला दो तो ईस्टर लिंकेज से मिल करके क्या बनता है, ग्लिसराइड। इसका मतलब फैट्स आर ग्लिसराइड्स। जनरली कौन से ग्लिसराइड बॉडी में पाए जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स, जिसमें 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अगर फैटी एसिड को रेस्पायर करना है तो पहले दे मस्ट बी डिग्रेडेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड इनटू एसिटिल कोएंजाइम इज कॉल्ड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लिसरॉल वुड एंटर आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड इनटू पीजीएल। सो ग्लिसरॉल पहले डीएचएपी में कन्वर्ट होगा और डीएचएपी पीजीएल में कन्वर्ट होगा, मतलब ग्लिसरॉल एंटर्स इनटू रेस्पिरेशन एट द लेवल ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटीन्स अगर यूज होंगे तो पहले प्रोटीज एंजाइम उसको अमीनो एसिड में तोड़ेंगे, फिर अमीनो एसिड के डीअमीनेशन से अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक एसिड बनेंगे। वन एग्जांपल इज, जो एलानीन है उसके डीअमीनेशन से पायरुविक एसिड बनता है, तो मैंने एग्जांपल भी देके समझा दिया। फिर वो क्रेब्स साइकिल में एंटर करेंगे, चाहे पायरुवेट के लेवल पे चाहे कोए के लेवल पे, ठीक है, डिपेंड्स। क्योंकि रेस्पिरेशन में सबस्ट्रेट्स का ब्रेकडाउन भी है, बड़े से छोटा भी है, छोटे से बड़ा भी है, तो बोथ अकाउंट है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि रेस्पिरेटरी पाथवे एम्फीबॉलिक है। Fatty acid has to be broken down into acetyl CoA before entering respiratory pathway when it is used as substrate. But when organisms need to synthesize fatty acid, so उस केस में acetyl coenzyme में respiration से लेकर के fatty acid बनाता है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब यह है कि फैटी एसिड्स का एसिटिल कोएंजाइम के साथ एक गहरा रिश्ता है। वो रिश्ता क्या है, मैं समझा देता हूं। देखो, फैटी एसिड्स से, मान लो फैटी एसिड में n नंबर ऑफ कार्बन है, सो फैटी एसिड का क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन, मतलब ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। अब इसमें एसिटिल कोएंजाइम में यूज हो जाता है, कोई बात नहीं, वो मैं कोएंजाइम वगैरह नहीं लिख रहा हूं, लेकिन एसिटिल ग्रुप अलग हो जाएगा और किसके साथ चला जाएगा, एसिटिल ग्रुप कोएंजाइम के साथ चला जाएगा, और फैटी एसिड जो बचेगा, फैटी एसिड जो बचेगा उसमें अब 2 कार्बन कम हो जाएंगे, ये बात आप समझो। तो बीटा ऑक्सीडेशन में क्या होता है, यू स्टार्ट विथ फैटी एसिड इन एसाइल कोएंजाइम फॉर्म। सिंपल लैंग्वेज मैंने लिख दिया यहाँ पे कि फैटी एसिड जो है विथ n नंबर ऑफ कार्बन, उसमें से एसिटिल ग्रुप के 2 कार्बन निकल जाएंगे, एसिटिल ग्रुप के 2 कार्बन निकल जाएंगे, सो फैटी एसिड में 2 कार्बन कम हो जाएंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर
एसिटिल कोएंजाइमेज से शुरू करें, ठीक है। सो एसिटिल कोएंजाइमे अगर किसी फैटी एसिड में जुड़ता है, ठीक है, तो उस फैटी एसिड का जो कार्बन नंबर है वो बढ़ जाएगा। इनफैक्ट जैसे मान लो ये n का था, तो ये बढ़ के क्या हो जाएगा n+2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैटी एसिड सिंथेसिस। क्या बोलते हैं, फैटी एसिड सिंथेसिस। सो इन दो स्टेप्स ये एक्चुअली एक्यूरेट नहीं है, इसको और अच्छे से लिखना चाहिए, लेकिन मैं सिंप्लीफाई कर कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूं कि फैटी एसिड जब ब्रेकडाउन होता है उनका, तो एसिटिल कोएंजाइम में बनता है, और एसिटिल कोएंजाइम में फैटी एसिड में जुड़ जुड़ करके फैटी एसिड बनाते हैं। ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है कि फैटी एसिड्स जनरली इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के क्यों होते हैं। वाई फैटी एसिड लाइक पाल्मेटिक एसिड 16 कार्बन का, एराकिडोनिक एसिड 20 कार्बन का, स्टीयरिक एसिड 18 कार्बन का। सो व्हाई फैटी एसिड्स आर इवन नंबर ऑफ, व्हाई दे हैव 10 12 14 16 18 20 20, ऐसा इवन नंबर के क्यों होते हैं, क्योंकि फैटी एसिड एसिटिल कोएंजाइम से बनते हैं, और एसिटिल कोएंजाइम में इवन है, मतलब इसमें दो कार्बन होते हैं। सो दो दो जोड़ करके यू ऑलवेज गेट एन इवन नंबर, ठीक है। अब एक यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा हुआ है। सो आई थिंक हम लोग इसको क्वेश्चन के फॉर्म में पिछले लेक्चर से ये ले करके मैंने क्वेश्चन लिखा है। सो आई होप इसको आप ट्राई करोगे। दिस इज फ्रॉम रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। ठीक है, स्क्रीनशॉट और राइट डाउन दिस क्वेश्चन बाय पॉजिंग द वीडियो। इसको आप पॉज करके इसको आप एज अ होमवर्क ट्राई इट फॉर योर सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।